हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 2004 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, लेट्स से आपका जो टाइम है कहीं वेस्ट हो गया है, आप कहीं शादी में गए हैं, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में गए हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आप स्किप नहीं कर सकते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टाइम कहीं ऐसी जगह लग जाता है, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ या इंपॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से आप वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेट्स से आपका शेड्यूल 2 दिन पीछे हो जाता है। 2 दिन अगर पीछे शेड्यूल हो गया और आप डर गए कि अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी रिवीजन का क्या होगा, तो इस सोच के चक्कर में ऐसा ना करें कि बाकी का और टाइम खराब करें। ये सोचते ही रह जाए कि मेरा टाइम खराब हो गया है, अब मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे को प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी, बाकी लोगों ने इतना ज़्यादा रिवाइज कर लिया है एंड मेरी रिवीजन स्लो हो गई है। डेफिनेटली आपका नुकसान हुआ है 2 दिन का। जो आपने 2 दिन का अगर आपने गैप लिया है, या 2 दिन आप बीमार हो गए, या 2 दिन कहीं जाना पड़ गया, तो डेफिनेटली इट्स अ लॉस फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। बट मेक श्योर कि आगे का टाइम ना खराब हो। अपनी प्रिपरेशन वापस से एक मोमेंटम ब्रेक होने के बाद वापस से उसको ट्रैक पे लाएं। एंड प्रिपरेशन ट्रैक पे लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हो गया लेट इट गो। अगर कोई और इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, तो उनको अभी साइड पे रख के लास्ट के 1 मंथ में फोकस करो कि प्रीलिम्स अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप यूपीएससी में अपना टाइम डिवोट करते हैं, अगर ये टाइम को आप लास्ट के 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आगे 1 साल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर तो कोई ऐसी बात है जो टेम्परेरी है तो उसको लेट गो करिए और प्रीलिम्स पे फोकस वापस से बनाइए, मोमेंटम वापस से बनाइए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, एंड वापस से पढ़ाई ट्रैक पे लाइए ताकि आप प्रीलिम्स आने तक फुल्ली प्रिपेयर्ड रहे। ये ना हो कि 2 दिन निकल गए, आप सोचे अब मेरी रिवीजन नहीं हो सकती, उस चक्कर में 2 दिन और निकाल दो, फिर 2 दिन और ऐसा करते करते आप काफ़ी सारे दिन एक साथ निकाल देंगे। तो मेक श्योर करें कि आप ये जो लाइन ऑफ थॉट है, नेगेटिव लाइन ऑफ थॉट, इसको तोड़ें और आगे वापस से अपने प्रीलिम्स की तैयारी जोर शोर से शुरू करें। लास्ट का 1 महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ 2004 के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो हमारा विजयनगर एम्पायर है मिडिवल टाइम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिसेंटली भी 3-4 ईयर्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम 2004 का, कि क्वेश्चन हमारा 4 स्टेटमेंट्स में क्या कह रहा है। काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन है, बट इसकी आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश करिए, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है विजयनगर एम्पायर के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, Narasimha Saluva ended the Sangam dynasty and seized the throne for himself and started the Saluva dynasty। सबसे पहली बात जो हमारी विजयनगर एम्पायर में याद करने वाली है, 3 डायनेस्टीज थी जो आई थी। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, संगम हमें सबको याद रह जाता है, संगम आई थी, फिर उसके बाद सलूवा आई थी, और उसके बाद जो आई थी तलुवा। ये 3 डायनेस्टीज थी। इसका अगर कल आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि पहले, दूसरी, तीसरी कौन सी लाइन में आई थी, तो संगम, सलूवा, तलुवा, SST और S से जो सबसे पहला है वो है संगम डायनेस्टी। ऑलरेडी संगम डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, या विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है, इसका आंसर है हरिहर। जो संगम डायनेस्टी का फाउंडर हरिहर वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। संगम डायनेस्टी, सलवा डायनेस्टी एंड तलुवा डायनेस्टी, SST, एंड उसके बाद हरिहर इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं, नरसिम्हा सलुवा ended the Sangam dynasty and seized the throne for himself and started the सलुवा डायनेस्टी। तो इसका ये स्टेटमेंट सही है। इसका फाउंडर कौन है सलुवा डायनेस्टी का? नरसिम्हा सलुवा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सलुवा रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हु वॉज द लास्ट, हु वॉज द फर्स्ट तलुवा रूलर? He was वीर नरसिम्हा। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी हमने तीनों के जो फाउंडर्स थे वो देख लिए। संगम डायनेस्टी का हरिहर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सलुवा का नरसिम्हा सलुवा, एंड तलुवा का वीर नरसिम्हा। ठीक है, एन से हैं दोनों, नरसिम्हा एंड नरसिम्हा सलुवा जो है वो सलुवा का था, एंड तलुवा का वीर नरसिम्हा।
थर्ड स्टेटमेंट क्या है, वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाई हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके कल्चर के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ चुका है। लिटरेरी सोर्सेज को आप ध्यान से देख लीजिए कि लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से कृष्णदेव राय के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मेक श्योर करें कि कृष्णदेव राय आपका रिवाइज करते हुए बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे सीखेंगे, जो कृष्णदेव राय थे ही बिलोंग टू तलुआ डायनेस्टी, ठीक है। थर्ड जो तलुआ डायनेस्टी हमने अभी पढ़ी, कृष्णदेव राय बिलोंग टू दैट डायनेस्टी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारा है, कृष्णदेव राय वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको एग्जैक्ट पता हो हाफ ब्रदर था या यंगर ब्रदर था, बट मेक श्योर करें कि ऐसे क्वेश्चंस में से आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने लिए कलेक्ट करें जो आके आने वाले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हमने इसमें देखा डायनेस्टीज 3, हमने हरिहर और बुक्का देखा, हमने नरसिम्हा सलुआ देखा, हमने वीर नरसिम्हा देखा और कृष्णदेव राय देखा। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे वो है बैटल ऑफ टलीकोटा। इसको भी अच्छे से याद कर लें। जो बैटल ऑफ टलीकोटा थी ये 1565 में हुई थी। 1565 में बैटल ऑफ टलीकोटा के अंदर विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था एंड बाकी 4 जो मिडिवल किंगडम्स थे उन्होंने मिलके विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया था एंड बैटल ऑफ टलीकोटा के अंडर बैटल ऑफ टलीकोटा में हारने के बाद विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया। तो 3 से 4 चीजें यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को लेके इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने देखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स को करेक्ट होना ये जरूरी नहीं है, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन निकली आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए वो हमने इस क्वेश्चन के हेल्प से देखा, ठीक है। सो आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू एडजर्न द हाउस साइन डाई बट ऑन प्रोरोगेशन इट इज ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस, ठीक है। तो पहले क्या कह रहा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात कर रहा है एंड उसके बाद जो है कह रहा है कि प्रोरोगेशन के बाद समन कौन करेगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 चीज़ें पूछ रहा है कि स्पीकर जो है, सबसे पहले एडजर्नमेंट क्या होता है, जब एक सेशन ऑलरेडी उसमें है, एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर हम हमारा जो स्पीकर है या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब एक पर्टिकुलर डेट और टाइम दे देता है कि नेक्स्ट सिटिंग इस टाइम पे वापस से कंटिन्यू की जाएगी, तो उसको हम एडजर्नमेंट कहते हैं। और एडजर्नमेंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड लोकसभा के केस में वो स्पीकर होता है। जो एक चीज़ और एक टर्म और है, एडजर्नमेंट साइन डाई, ये कौन करता है, एडजर्नमेंट साइन डाई। पहले मतलब समझ लें, अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या डिफरेंस है, एडजर्नमेंट स्पीकर तब करता है जब उसको पता होता है कि एग्जैक्ट अगली सिटिंग कब होनी है, बट एडजर्नमेंट साइन डाई तब किया जाता है जब इनडेफिनेट पीरियड के लिए एडजर्न किया जाए एक हाउस को, ठीक है। जब एक हाउस को इंडेफिनेट पीरियड के लिए एडजर्न किया जाता है उसको हम एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं, और कोई भी अभी तक डेट या टाइम डिसाइड नहीं की गई है कि वापस से हाउस कब मीट करेगा। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई तो हमने सीख लिया, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ठीक हो गया है, फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट का ठीक हो गया है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट क्या है, इट इज ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। दिस इज करेक्ट। समन का क्या मतलब होता है, समन का मतलब होता है कि एक हाउस को जब इनवाइट किया जाता है या जब वापस से गैदर किया जाता है तो उसको समन कहते हैं। समन मतलब स्टार्ट करना या उसको बुलाना, हाउस को कलेक्टिवली बुलाना एंड स्टार्ट करना, उसको हम समन कहते हैं। तो ये जो काम है ये प्रेसिडेंट का काम है, समन करना और प्रोरोग करना दोनों हमारे प्रेसिडेंट का काम है। और एडजर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑलरेडी जब एक सेशन ऑलरेडी रनिंग है उसके बाद अगर हम एडजर्न कर रहे हैं उस सेशन को तो वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है। तो अगर इसको हम क्रोनोलॉजिकली देखें, समझने की कोशिश करें, तो इस बॉक्स के अंदर समझते हैं, यहाँ पे पहले समन होगा, यहाँ पे एडजर्नमेंट होगा और यहाँ पे प्रोरोगेशन होगा। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई
दोनों हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो बीच का है ये स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, और समन जो सबसे पहले होता है और प्रोरोगेशन जो सबसे बाद में होता है, ये दोनों जो है पावर्स सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं। ठीक है, सो इस तरह से याद रखिए, सबसे पहले समन, फिर उसके बाद एडजर्नमेंट और फिर प्रोरोगेशन। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोग भी प्रेसिडेंट करता है, बट जो एडजर्नमेंट है इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। Unless sooner dissolved or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution. Keyword को mark कर लें, automatic dissolution of the Lok Sabha by efflux of time at the end of the period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the president. ये क्या कह रहा है? लेट से कि 5 साल खत्म हो गए हैं और उससे पहले हमारी लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई, तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाता है उस लोकसभा का, इवन अगर हमारे प्रेसिडेंट ने कोई भी एक फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हमारी लोकसभा का टर्म अभी एंड होने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि अगर लेट से किसी ने प्रेसिडेंट ने अगर ऑर्डर नहीं इशू किया है तो उसके बाद भी जो वो है हमारा क्या नाम ऑटोमेटिकली जो हमारी लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। ये बिल्कुल ठीक है। जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा का स्पीकर है, ही इज़ द ओनली मेंबर जिसके पास ये एक्स्ट्रा पावर्स हैं, या उसको कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा कन्वेंशन है, जिस हिसाब से वो अगली लोकसभा के इलेक्ट होने तक उसको नहीं निकाला जाता ऑफिस से। ही कंटिन्यूज इन हिज ऑफिस जब तक नेक्स्ट हमारा हाउस ऑलरेडी उसमें नहीं आ जाता, हाउस ऑलरेडी कलेक्ट नहीं हो जाता, और उसके बाद एक प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जनरली जो है ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यू हाउस। जो अगली बार आएगा, जो अगली बार प्रोटेम स्पीकर होगा, जो अगली बार जो हाउस ऑलरेडी लेट से अभी एक गवर्नमेंट है पावर में, बीजेपी गवर्नमेंट है, नेक्स्ट टाइम कोई एक्स गवर्नमेंट आती है तो एक्स गवर्नमेंट का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहेंगे। और प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा? वो ये वाले पिछले जो अभी बीजेपी का लोकसभा स्पीकर है वो इस प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाएगा। इसलिए ही डज नॉट एमिट हिज ऑफिस, या वो अपना ऑफिस तब तक नहीं छोड़ते इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाउस तक। तो जैसे ही प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाने के बाद ये अपना ऑफिस छोड़ देते हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। non-function of lacrimal gland is an important symptom of deficiency of vitamin A। अब ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन है साइंस का। लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? इसको हम टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे ही याद कर लें इस चीज़ को कि जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड है इसको टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। एंड ये जो है अगर हमारा लेक्राइमल ग्लैंड नहीं काम कर रहा तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हमारी जो आइज़ के साथ, ब्लाइंडनेस के साथ जो भी विटामिन जनरली जुड़ा होता है इट इज़ विटामिन ए। अगर हमें लेक्राइमल ग्लैंड पता है तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं दैट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नॉन फंक्शनिंग ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। Deficiency of vitamin B1 can lead to indigestion and heart enlargement. This is also correct. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से इंडाइजेशन और हार्ट एनलार्जमेंट होती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेन इन द मसल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पे और कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हमारी साइंस की एनसीईआरटीज में यूज़ की जाती है, वो है स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्कर्वी हो गया, ब्लीडिंग गम्स हो गया, ड्राई स्किन हो गया। तो ऐसे करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट इज स्कर्वी एंड, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पेन इन द मसल्स। जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, deficiency of vitamin D causes the increased loss of Ca++ in urine।
विटामिन डी हमारा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने भी कुछ रूल्स निकाले थे कि हमारे प्रेयर टाइम्स में चेंज होने की फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आजकल काफ़ी सारे जो स्कूल किड्स हैं वो घर में ही रहते हैं, स्पेशली शाम को, एंड उनको खेलने का मौका नहीं, खेलते नहीं है, वो होम अपने घर में रह के इंजॉय करते हैं, लैपटॉप्स पे गेम्स इंजॉय करते हैं, मोबाइल पे गेम्स इंजॉय करते हैं। तो उस वजह से एक बढ़ती प्रॉब्लम जो है वो है विटामिन डी की कमी। अब इस विटामिन डी की कमी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉस ऑफ Ca++ इन यूरिन। ठीक है, सो ये सारे ठीक हैं। कल को अगर यूपीएससी इसको मैच द फॉलोइंग के तरह से पूछता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट को मार्क कर ले। इन लोकसभा अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जनरली ऑपोजिशन पार्टी यूज़ करती है हमारी गवर्नमेंट इन पावर को उसके अगेंस्ट दिखाने के लिए कि दे हैव, द पार्लियामेंट हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, जो ये है ये रूल 198 ऑफ लोकसभा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। रूल 198 के अंडर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट रूल्स ऑफ लोकसभा का रूल 198 में हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट है, एंड यही हमारा आंसर है। जो हमारा लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को सेट करने के लिए कोई भी ग्राउंड्स नहीं दिए गए कि इस ग्राउंड पे हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारा जाएगा। ठीक है, देयर आर नो ग्राउंड्स। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसको आप सेंसर मोशन से कंपेयर करें, एंड अपनी लक्ष्मीकांत में रिवाइज करते हुए देखिए कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंसेस हैं। जो हमारा बाकी 3 स्टेटमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा, नो कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेड डाउन इन द रूल्स ऑफ लोकसभा की बात कर रहा है, एंड दिस इज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज करेक्ट। दिस इज द आंसर बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा ठीक है। इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारे लोकसभा में एडमिसिबिलिटी के कोई भी कंडीशंस नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज़ टू बी टेकन अप विद इन 10 days ऑफ द लीव बीइंग ग्रांटेड। ठीक है, तो हमारा जो स्पीकर है वो लीव ग्रांट करता है, एंड 10 दिन के अंदर अंदर इसको जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको लेना पड़ता है हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, जो लास्ट स्टेटमेंट है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये काफ़ी कॉमन सेंस की बात है। जो हमारी गवर्नमेंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा डायरेक्टली एंड नॉट टू द राज्यसभा। ठीक है, सो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी सिर्फ एडमिसिबल है हमारे लोकसभा में। एक चीज़ और जो यहाँ पे देखने वाली है कि देयर नीड्स टू बी 50 MPs इन फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने का, कि जब तक एक 50 MPs नहीं होंगे फेवर करने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को, तब तक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारा जो स्पीकर है इट कैन नॉट बी एडमिटेड इन द लोकसभा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हमारा ए है। Which one of the following sequences indicates the correct chronological order? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमारे मिडिवल इंडिया के ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड सेंट्स हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे सेंट्स हैं, भक्ति मूवमेंट के सेंट्स हैं। ये 3 की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। शंकराचार्य, रामानुज एंड चैतन्य। शंकराचार्य को हम आदि शंकर भी कहते थे, एंड इनके 4 मठ हैं। इंडिया के 4 कोनों में 4 मठ्स हैं। इन 4 मठ के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी एंड आपको भी पता होगा कि हमारे जो 4 मठ हैं वो आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 मठ
is related to 4 mutts in India is related to are related to which of the following bhakti saints in medieval India? So answer is शंकराचार्य। 4 मट्स के नाम अच्छे से याद कर लो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकियों की भी हेल्प होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। जो हमारा शंकराचार्य जी थे, ही वॉज देयर इन 9th century AD। जो रामानुजाचार्य थे, ही वॉज देयर इन 11th century AD। और चैतन्य महाप्रभु, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है रिसेंटली, ही वॉज देयर इन 15th century AD। सो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ए है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि शंकराचार्य ने जो डॉक्ट्राइन था, ही फॉलोड द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत वेदांता। वेदांता क्या होता है? हमारे हिंदू फिलॉसफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड इन्होंने मतलब अद्वैत वेदांता का को फॉलो किया था। एंड रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैता या विशिष्ट वेदांता को फॉलो किया था। ये सारे जो फॉर्म्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ वेदांता स्कूल ऑफ थॉट ऑफ हिंदू फिलॉसफी ओनली। शंकराचार्य ने अद्वैत का फॉलो किया था एंड जो रामानुजाचार्य ने ही फॉलोड विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता, ठीक है। ये भी वेदांता का ही स्कूल है। वेदांता के काफी डिफरेंट स्कूल्स हैं एंड बोथ, अगर कल को क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स बिलोंग टू वेदांता स्कूल ऑफ थॉट, सो द आंसर इज शंकराचार्य भी थे, रामानुजाचार्य भी थे, दोनों के दोनों। माधवाचार्य जो थर्ड है 13th सेंचुरी में, इसको भी देख लीजिए, माधवाचार्य, ही केम इन 13th सेंचुरी। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोपोनेंट ऑफ वेदांता स्कूल ऑफ थॉट। तो तीनों के तीनों वेदांता स्कूल ऑफ थॉट के थे। चैतन्य महाप्रभु जो थे, इनके ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन आया था। ही बिलोंग टू बंगाल रीजन को बिलोंग करते थे एंड यहाँ पे वैष्णविज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। वैष्णविज्म इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था एंड ये विष्णु का काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते थे, स्पेशली कृष्ण जी को, हु वाज थॉट टू बी वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु जी। एंड ही बिलीव्ड कि विष्णु की आराधना करने से, विष्णु को प्रेस करने से, उनको प्रेस करने से हमें मोक्ष या भक्ति, मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो ही वॉज in favor of Vaishnavism, Chaitanya Mahaprabhu, and he was very famous in the northeastern states of India. So chronology पूछी है इस क्वेश्चन में। हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ देखी कि शंकराचार्य के 4 मठ देखे हमने, कि 4 मठ हमारे शंकराचार्य जी से रिलेटेड हैं। शंकराचार्य जी की डॉक्ट्राइन क्या थी? अद्वैत वेदांता। हमारे रामानुजाचार्य की थी विशिष्ट अद्वैता एंड चैतन्य वॉज रिलेटेड टू वैष्णविज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर ए वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चाइनीज पिलग्रिम फा हीन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करें, फा हीन, देन केम ह्यूनसेंग एंड देन केम आइट सिंह, ठीक है। ये 3 चाइनीज पिलग्रिम्स थे, इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स थे। जो फाहीन था, ही केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त 2। गुप्तास के टाइम पे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे फाहीन आया। ह्यूनसेंग हमने रिसेंटली क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि ही केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा। एंड ये जब हुन्स इन्वेजन चल रहा था, आइट सिंह केम ड्यूरिंग दैट 7th century AD। तो ये ऐसे क्रोनोलॉजी एक हमारी, सबसे पहले फाहीन, देन ह्यूनसेंग एंड देन आइट सिंह। तो ये 3 चाइनीज पिलग्रिम्स थे। इसका आपको क्रोनोलॉजी एंड थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन से रूलर्स के टाइम पे, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे आए थे, बिकॉज दीज आर वेरी फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ UPSC। एंड इस टाइम पे जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है नई बनी हुई थी। सो फाहीन नेवर विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी। जो लास्ट क्या कहते हैं, रूलर ऑफ गुप्ताज, ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द स्टोन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी।
एंड आफ्टर दैट जब हर्षा के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, दैट इज़ व्हेन ह्यूनसैंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमें थोड़ी सी भी क्रोनोलॉजी का ध्यान होगा कि फाहिन आया चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे, गुप्ताज अभी थे ऑलरेडी, गुप्ता के लास्ट रूलर ने जाके हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग स्टोन रखा, एंड उसके बाद जो हर्षाज आए, हर्षा ने मिलके नालंदा को काफ़ी ज़्यादा फेमस किया, जिसके टाइम पे ह्यूनसैंग आया। तो ह्यूनसैंग और आइटसिंग दोनों नालंदा यूनिवर्सिटी गए थे, बट उससे पहले फाहिन नहीं गया था। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हमने देखा। स्टेटमेंट क्या है? द चाइनीज पिलग्रिम फाहिन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। जो कनिष्का था वो तो काफ़ी पहले 1st सेंचुरी एडी का रूलर है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसैंग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटेगनिस्ट टू द बुद्धिज्म। दिस इज इनकरेक्ट। ही वॉज नॉट एन एंटेगनिस्ट बट ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। कौन सा बुद्धिज्म? अब ये आता है महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म का सपोर्टर था हर्षा, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर इज डी, करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। सो दीज बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड on him by the British government as a token of protest against the atrocities of Punjab in 1919 was। 100 years अभी कंप्लीट हुए हैं जलियांवाला बाग मसाकर को। ये क्वेश्चन हमने पिछले 2 वीडियोस पहले भी सेम क्वेश्चन, नॉट सेम क्वेश्चन बट जलियांवाला बाग के ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो सेम चीज़ हमने तब समझी थी। फिर से इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में रिपीट हो तो हमसे कोई गलती ना हो। द क्वेश्चन इज कि जब 1919 मसाकर के अगेंस्ट, जो पंजाब में मसाकर हुआ था, उसके प्रोटेस्ट में किस फेमस पर्सनैलिटी ने अपना नाइटहुड जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट देती थी वो त्याग दिया था या वो छोड़ दिया था। ठीक है, सो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टास्क, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस चल रहे हैं लोकसभा के, एंड फंक्शंस पूछे हैं ईसीआई के, हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ free and fair elections. This is correct. Preparation of electoral rolls for all elections to the parliament. बहुत ध्यान से देखें, स्टेटमेंट में कोई भी अगर मिस्टेक आपको लगती है तो उसके बारे में 2 मिनट ध्यान से सोचें। ये नहीं कि इलेक्टोरल रोल्स देखे एंड आपने मार्क कर दिया हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। आगे पढ़ें कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों चारों के क्या इलेक्टोरल रोल्स का फंक्शन जो है वो ईसीआई है या कोई और है। सो इट इज़ ECI ओनली, बट मेक श्योर दैट लेट्स से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और दिया हुआ है, काफ़ी वेग सा कोई टर्म दिया हुआ है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ECI। तो आप पूरा स्टेटमेंट एंड तक पढ़ें। इट कैन बी अ लेंथी स्टेटमेंट, डोंट थिंक कि अगर लेंथी है तो आपने बस ऊपर का 4 लाइनें पढ़ी एंड आपने आइडिया लगा लिया कि ठीक है एंड आपने मार्क कर दिया। मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द फुल स्टेटमेंट। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज giving recognition to political parties and allotting election symbols to political parties and individuals contesting the election. This is also correct. ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन है। The fourth statement says proclamation of final verdict in case of election disputes. बहुत ध्यान से हमने चारों स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। चारों स्टेटमेंट्स में कहीं भी आपको गलती लगती है उसको दोबारा पढ़ें। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो फाइनल अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है एंड उसका जो वर्डिक्ट है इट इज़ गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट है इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। हाई कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी फाइनल वर्डिक्ट जो है वो हाई कोर्ट देगा एंड ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। ये हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद अब तक हो जाना चाहिए, आपकी रिवीजन मैप के इतनी हो चुकी है। 2 मिनट सीरीज़ में इतनी बार ये ऐसे मैप्स किए हैं हमने, जो हमारी रेंजेस हैं उनको हमने नॉर्थ टू साउथ लगाया है, हमने वेस्ट टू ईस्ट लगाया है, काफ़ी तरह से हमने हिल्स को लगाने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे जो है महादेव हिल्स, सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री पर्वत एंड सतपुरा रेंज, कंफ्यूज नहीं होना सह्याद्री और सतपुरा में। तो आंसर इसका 132 है, महादेव, सतपुरा एंड सह्याद्री। अपनी एटलस उठा के देखें कि आंसर क्यों है। इसके हमने ऑलरेडी कुछ छोटे टर्म से याद करने की कोशिश की थी कि निमोनिक्स से याद करने की कोशिश की थी कि हम हिल्स को कैसे याद कर सकते हैं। तो ये तीनों हिल्स को अपनी एटलस में उठा के देखें कि कैसे क्रोनोलॉजिकली लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पहला है चौरी चौरा आउटरेज, सेकेंड इज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, थर्ड इज डांडी मार्च एंड फोर्थ इज मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो चौरी चौरा आउटरेज था, इट हैपेंड इन 1922, जिसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द करना पड़ा था महात्मा गांधी को। तो इट हैपेंड इन 1922 व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज गोइंग ऑन। इन दोनों में कन्फ्यूजन होना काफ़ी कॉमन है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे, ये 1909 में आए थे, एंड जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे ये 1919 में आए थे। जो हमारा डांडी मार्च था, डांडी मार्च हम सबको याद होना चाहिए कि डांडी मार्च जो है हमारा, इट स्टार्टेड बिफोर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा सा भी अगर हमें वेग आइडिया है तो हम इसको क्रोनोलॉजिकली काफ़ी आराम से लगा सकते हैं कि चौरी चौरा इट वॉज रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड डांडी मार्च वॉज रिलेटेड टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस हमारा नॉन कॉपरेशन के बाद आया था। सो आंसर, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स और फिर मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एम पहले, MC बाद में, बड़ा पहले, C छोटा है, C बाद में, ठीक है। सो MM पहले, MC बाद में। ये 1909 में, 10 साल बाद 1919 में ये आया। सो आंसर इज कि सबसे पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1 एंड 3, 2 4 1 3। आंसर इज B टू दिस 2 3 सॉरी या आंसर इज पहले आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, फिर मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद चौरी चौरा एंड डांडी मार्च। यस, 2 4 1 3। देखिए इसका आंसर B होना चाहिए, द आंसर इज B। सो यही था हमारे 2004 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।